नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग फिर हाजिर हैं आपके पास अपने डिस्कशन के साथ। हमारे साथ अरुण चौबे सर हैं और बात होगी चुनाव की। और दिल्ली चुनाव आपको पता है कितना रोमांचक होने जा रहा है। केजरीवाल जी डेस्परेट हैं, या कह सकते हैं, या कहें कि कोई भी ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि उनकी जीत में थोड़ी सी भी शंका रह जाए। महिला सम्मान योजना से शुरू हुए और अब महिला पुजारी और ग्रंथी योजना तक पहुंच गए हैं। मतलब उनको भी जितने भी दिल्ली में मंदिर हैं या फिर गुरुद्वारे हैं, उनको वो 18,000 रुपये महीने देने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि क्या वो घबराहट है, क्या वो डर है कि अरविंद केजरीवाल हर एक बंदे को ध्यान में रख के, हर एक लोग को ध्यान में रख के नई नई योजनाएं ला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कोई घबराहट है, या उनको लग रहा है तीसरी बार का टर्म आने जा रहा है, मुझे भी बीजेपी को चैलेंज करते हुए आगे आना है और तीसरी बार मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा? क्या ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है अरुण जी? जी पूजा जी, पहले बात कहने से पहले मैं दर्शकों को जो है नए वर्ष की शुभकामनाएं मैं भी दे दूं। दिल्ली का चुनाव वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे आकर्षक मोड़ पर है जिसमें ये देखा जा रहा है कि 2 बार एक तरफा जीत हासिल करने के बाद केजरीवाल जो है तीसरे टर्म के लिए, वैसे वो एक बार के लिए 2013 में भी उनकी सरकार थी लेकिन कम दिनों के लिए थी, तो इस बार फुल फ्लेज जो तीसरा टर्म है उसके लिए जिस तरह का उनका संघर्ष दिख रहा है, मैं संघर्ष इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो अपनी योजनाओं को लेकर काफ़ी डेस्परेट देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके साथ में और एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार के बीच में जो घमासान चल रहा है वो उसमें दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम जनता के कितने ज़्यादा हितैषी हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि एलजी जो है जो भी योजनाएं वो लागू कर रहे हैं उनकी कमियां निकाल दे रहे हैं, या फिर वो इस तरह की बात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो है एक तरह से जो कि एक योजना के तहत जो है मेल नहीं खाता है। मैं शुरू करूंगा उनकी जो पहली योजना, जैसे आपने कहा महिला सम्मान योजना, तो महिला सम्मान योजना में आपने देखा उन्होंने क्लेम किया कि 22 लाख लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके लिए डेस्परेशन ये दिखा कि साहब बीजेपी के भी एक नेता जो प्रवेश वर्मा है उन्होंने अपने घर में भी महिलाओं को बुला के मदद के बहाने एक तरह से उसको काटने की कोशिश की। दूसरी बात आप देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने उसके बाद टैक्सी वालों के साथ में उन्होंने योजना लागू की। ये जो सबसे बड़ी इस समय चर्चा में आ गई है ग्रंथी और पुजारी योजना, वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ तक माना यह जा रहा था कि केजरीवाल के पास जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक जो है, वो जो मुस्लिम वोट बैंक इन मास उनके पास चला गया, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि मौलवी और जितने मुल्ला थे जो उनके लिए जो मस्जिदों पे इमाम थे उनके लिए उन्होंने एक मानदेय की घोषणा की थी, जो कि उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि 17 महीने से उनको नहीं दिया गया है वो मानदेय। तो एक तरफ वो चल रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने ग्रंथी और पुजारी योजना शुरू की है। तो उसमें माना यह जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने कटेंगे या बटोगे तो कटे हुए का जो नारा दिया है, तो उसको काटने के लिए इन्होंने हिंदू जनमानस का जो एक मेजर सेगमेंट है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो इस तरह से देखा यह जा रहा है कि वो जो उनका जो वोट बैंक है उसका कोई भी सेगमेंट छूटा ना जाए। और महिलाओं की बात देखा जाए तो इस बार जो भी चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, चाहे आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर महाराष्ट्र का। लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं का बड़ा बोलबाला था। जी, इसीलिए मैंने कहा ना, लोकसभा चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, मैंने ग्लेयरिंग एग्जाम्पल इसलिए दिया, 2 एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरफा हो गया था मामला। और खासकर महाराष्ट्र में जो है 7% वोट बैंक का टिल्ट दिखा महिलाओं की वजह से बीजेपी के फेवर में। तो ये बहुत हिस्टोरिक हो गया था। तो उससे एनालॉजी ड्रॉ करते हुए आप कह सकती हैं कि केजरीवाल ने कोशिश की है फिर से वही कार्ड जो है, एक तरह से ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है। ट्रम्प कार्ड होता है तो एक तरफा फिर से, क्योंकि मैं रोकूंगी यहाँ पे भी, ट्रम्प कार्ड मत कहिए, इसको केजरीवाल कार्ड कहिए। ट्रम्प तो हमारे मतलब अच्छा अमेरिका से आप जोड़ दे रही हूँ मैं। नहीं, ट्रम्प कार्ड एक तरह से देखा जाए तो इस तरह की बातों में ट्रम्प कार्ड यूज हो जाता है, लेकिन आप सही है, ठीक है, मैं इसको अवॉइड करता हूँ। तो ये एक तरह से देखा जाए तो केजरीवाल ने जो अपनी कोशिश की है कि इसकी वजह से एक तरफा हो जाए फैसला, वो हो भी सकता है, क्योंकि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन दोनों का जो है बिल्कुल 2 तरह की वोटिंग अभी तक दिल्ली में देखी गई है। भले ही तीसरी बार लोकसभा इलेक्शन में पूरा का पूरा बीजेपी ने स्वीप किया है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस होने के बावजूद भी वो लोग वहीं रह गए, कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन असेंबली इलेक्शन में
असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से हरियाणा में और महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो है अपने अपने आरएसएस के साथ, जो लोग कहते हैं ना कि आरएसएस ने साइलेंटली जिस तरह की बैटिंग की, उसमें उसमें जो एक एक वोटर्स के घर पे जाके टैप करके जो उन लोगों ने वोट दिलवाए हैं, वो डिसाइडिंग हो सकता है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि केजरीवाल बहुत जल्दबाजी में हैं? उन्होंने अपने सारे पत्ते बहुत पहले खोल दिए हैं। वहीं बीजेपी अभी तक शांत है। उसके कुछ नेता सामने आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा जो कि कभी सांसद थे, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया लोकसभा से, और उसके बाद वो अब खुल के सामने आ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनका नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है। मीनाक्षी लेखी की बात हो रही है, बीच में टूटी फूटी खबरें और सूत्र बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी भी लॉन्च हो सकती हैं। सुषमा स्वराज की जो बिटियां हैं, जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा और सांसद भी हैं, बांसुरी स्वराज, वो भी हैं, मनोज तिवारी हैं, मतलब कई बड़े नाम के साथ भाजपा अभी बहुत कुछ डिक्लेयर तो नहीं करा है उसने, न लिस्ट जारी की है, लेकिन बहुत दबे पांव वो बहुत कुछ माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है। तो आपको नहीं लग रहा कि केजरीवाल जी ने बहुत जल्दी अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है? जी, कुछ हद तक आप कह सकते हैं इस बात को, लेकिन केजरीवाल का डेस्परेशन दो बातों से है। आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव के दरमियान वो जेल में थे और उन्होंने वो पैरोल पे आए, उन्होंने एक तरह से जमानत ली और 20 दिनों को उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। उस बीच उन्होंने जो जाके एक जॉइंट कन्वेंसिंग की थी कांग्रेस पार्टी के साथ में, उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। उसके पहले उनकी पत्नी भी जो है विभिन्न जो 7 लोकसभा सीट है उसके बीच में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंपेनिंग की थी। लेकिन उस कंपेनिंग की वजह में जो सेंटिमेंटल कार्ड था, आप यूँ कह सकती हैं, जो इमोशनल इशू एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसके साथ जनता ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो वो एक डेस्परेशन हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जिस तरह से बीजेपी जो है कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रही है, या तीसरा टेन्योर है, तो एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात है। दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे, बहुत सारे प्रोमिसेस जो है फुलफिल नहीं हुए हैं। भले ही आप क्लेम करते हैं स्कूलों में ऐसी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और स्वास्थ्य का बुरा हाल है, और पानी के जो साफ पानी की पिलाने की बात हुआ करती, कुछ सेगमेंट को छोड़ दिया जाए, ज़्यादातर दिल्ली के एरियाज में उसी तरह से गंदा पानी आ रहा है। और इसके बाद यमुना की सफाई आप देख सकती हैं। यमुना को उन्होंने कहा था पिछली बार ही कि आप जो है, मैं यमुना के दाम पे ही उन्होंने पहला चुनाव भी लड़ा जी, था। तो हम यमुना में आपको जो डुबकी लगवा देंगे। तो 10 साल हो गए, यमुना उसी जस की तस है। 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अभी तो तक। वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलॉटमेंट है, जैसा कि लोग कहते हैं कि वो दूसरे मदों में खर्च हो गया है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो ये जो फ्रीबीज हैं, फ्रीबीज में कहा जाता है, अगर हम लोग रिपोर्ट्स की बात करें तो अभी तक 15% हुआ करता था, जो पूरे बजट एलोकेशन का 15% जो है इन फ्रीबीज में दिल्ली सरकार खर्च कर रही थी। और इस बार जो महिला सम्मान योजना लागू करने की बात है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पूरा बजट है उसका 20% जो हिस्सा है वो इन फ्रीबीज में चला जाएगा। तो इस तरह की भी बात आ रही है। तो इसमें देखा, वो क्लेम कर सकते हैं केजरीवाल साहब कि मैं इस तरह का बजट करता हूं कि मुझे पता है कि आमदनी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन दिल्ली की हालत जो है थोड़ी सी खराब हुई है, जिसको बीजेपी लगातार हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस भी कम नहीं आंका जा सकता। वो पीछे से वार करने के लिए कहें या फ्रंट से, उन्होंने संदीप दीक्षित को लड़ा के और मुदित अग्रवाल को लड़ा के, हारून यूसुफ सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड शीला दीक्षित के ज़माने के वो नेता हैं और मिनिस्टर भी रहे। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी टक्कर कांग्रेस देने को तैयार है। और जिस तरह से संदीप दीक्षित का जब मैं इंटरव्यू लेने गई और उन्होंने कहा कि मैं इस बार मुद्दे भुनाऊंगा, और जिस तरह से उनका सोशल मीडिया है, या उनके घर जब मैं पहुंची थी तो उनकी पूरी टीम थी, और जिस तरह से एक्ट कर रहे थे वो लोग, और फील्ड में भी अब दिखने लग गया है। भले ही पोस्टर वॉर में वो नहीं दिख रहे हैं अभी, लेकिन उनका पोस्टर वॉर, मतलब उनका अंदरूनी उनकी चालें अब शुरू हो गई हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के साथ मजबूरी भी है और कांग्रेस के साथ कंपल्सन भी है कि वो कब इस तरह से जो एग्रेसिव तरीके से कैंपेन लॉन्च करेंगे। इस बार उन्होंने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया है। वो एग्रेशन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा की हार, उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में हार हुई, दिल्ली एक उनके पास मौका है जिसमें जो है अपने जो वोटर्स को, जो अपना जो कार्डर है, उसको थोड़ा सा इनलिवन करें, थोड़ा सा उसको जो है री एनर्जाइज करें। अदरवाइज जिस तरह से लगातार चुनाव हारते रहने से संगठन के ऊपर या उनके जो पार्टी के ओवरऑल मोरल पे असर तो पड़ता ही है।
संदीप दीक्षित जो है, देखा जाए तो उनके साथ में जो एक लिगेसी, पॉलिटिकल लिगेसी आती है, उनकी माँ जो 3 बार, शीला दीक्षित जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रही तो दिल्ली खुद सांसद रहे हैं जी संदीप हाँ, दीक्षित पूर्वी दिल्ली तो के। तो वो एक मुखर नेता जरूर हैं, जी। लेकिन वो अपने बयानों से सिर्फ चुनाव की जो प्रक्रिया को या चुनाव की जो जो गणित है उसको बदल देंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। उनको जमीन पे जाके बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसी ये इसके बिना थोड़ा सा भी संभावना मुझे नहीं लेकिन दिखती है एक और भी बात सामने आई है, मुझे लगता है कि दर्शक जो देख रहे हैं वो थोड़ा मुस्कुराएंगे भी और थोड़े उनके प्रशंसक जो हैं वो हम लोगों के लिए कुछ लिखेंगे भी। जी। चुनावी हिंदू जैसा शब्द आ रहे हैं। चुनावी हिंदू इसलिए शब्द आ रहा है क्योंकि आपने देखा जो ग्रंथी और ये जो पुजारी योजना लागू की है, मंदिर भी बहुत जा रहे हैं। मंदिर जो जी। केजरीवाल जा रहे हैं जी। उसमें उनका कंपल्सन भी है, क्योंकि इस समय जो बीजेपी का जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये बहुत प्रभावी हो गया है। जिसकी कार्ड जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके पास नहीं दिख रही है। और उसके पीछे की जो आप देखेंगे जो तैयारी है, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि आरएसएस और वीएचपी के जो काडर है, जो पूरा का पूरा जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग की है उन लोगों ने, पन्ना प्रमुख से लेके, जो पन्ना प्रमुख आप जानती हैं कि 100 से 200 वोट के ऊपर जो है एक पन्ना प्रमुख होता है, उसके साथ एक पूरी हर मोहल्ले में एक पन्ना प्रमुख होता है और आपको पता नहीं चलता कि वो कब आपका माइंड वॉश करके निकल चुका है। जो नाई के लिए और चाय वाली जो कहा जाता था कि चाय की दुकान से राजनीति तय होती है, ये पन्ना प्रमुख आपके ही बीच बैठे होते हैं और आपको नहीं पता होता। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की तैयारी जो है 24/7 दिखती है। आप वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी मशीनरी जो वेल ऑयल्ड मशीनरी जो कहते हैं उस तरह से तैयारी है। उसके सामने, उस फोर्स के सामने, चाहे केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन लोगों के लिए मुश्किल तो है ही है। इसीलिए केजरीवाल बहुत डेस्परेट दिखते हैं, मुझे लगता है डेस्परेट दिख रहे हैं। तो केजरीवाल की डेस्परेशन तो समझ में आएगी एंड ऑफ जनवरी में, अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है, या फरवरी के फर्स्ट वीक में चांसेस है। तो आप लोग देखते रहिए और ये जरूर बताइएगा कि आप किसको सीएम देख रहे हैं, कौन किस पार्टी की सरकार आने वाली है, ये हमें बताइए तो हमें जरा सहूलियत होगी आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाने में। हम बताते रहेंगे कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।